नीतीश चंद्रा का हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, अब क्या हलचल आप बीजेपी दफ्तर के बाहर देख रहे हैं? जेडीयू की जहां बैठक होने वाली है उस बाहर आप क्या हलचल देख रहे हैं? क्या सभी जो विधायक हैं एनडीए के वो पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए? जी हाँ, लगभग सभी विधायक बीजेपी के मुख्यमंत्री आवास जहां जेडीयू की बैठक हो रही थी वहां पहुंच चुके हैं और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। एमएलए ही नहीं, सिर्फ एमएलसी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बस एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी और फिर उस बैठक में नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और फिर शाम करीब 5 बजे के आसपास माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। तो शाम 5 बजे का वक्त है जब नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। आप टाइम को देखिए, याद रखिए कितनी तेजी के साथ बिहार का जो सियासी घटनाक्रम है वो बदलता है और कैसे सब कुछ पहले से तय है ये समय से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक होती है, इस्तीफे का ऐलान करते हैं नीतीश कुमार, 11 बजे राजभवन पहुंच जाते हैं, अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, इंडिया अलायंस के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, लालू यादव के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। उसके ठीक बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हो जाती है, 2 नेता वहां पर चुने जाते हैं। विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को चुना जाता है, उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा को चुना जाता है। उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और अब एनडीए के विधायक दल की बैठक शुरू होगी जिसमें नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर एक औपचारिकता रह जाएगी, राज्यपाल की तरफ से न्योता मिलेगा और ये अपना प्रस्ताव रखेंगे। नई सरकार का गठन शाम के 5 बजे तक हो जाएगा। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में ये तो तय हो गया है कि नीतीश और बीजेपी एक बार फिर से साथ साथ आ गए हैं। अब देवेंद्र, इन सब के बीच बीजेपी की कोशिश क्या होगी? कई बार बिट्रेल सह चुके हैं, कई बार धोखा सह चुके हैं, हार्ड बार्गेनर के तौर पर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, अपनी कुर्सी को बचाने में वो हमेशा कामयाब रहते हैं। बीजेपी इस बार क्या सोचेगी, समझेगी और कैसे लगाम अपने हाथ में रखेगी ताकि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर से बदलता है तो नुकसान उन्हें कम से कम ना हो? और मसला प्राची इसमें सिर्फ नीतीश कुमार के बार्गेन का नहीं रहता, उनके मूड का बहुत ज़्यादा रहता है। उनका मूड स्विंग पॉलिटिकली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी फैसले को अगर आप उठाकर देखेंगे, किसी सारी चीज़ें तो जैसे सार्वजनिक है, गठबंधन के मामले में तो चीज़ें सार्वजनिक है, लेकिन शासन के मामले में अगर आप देखें तो किसी ऑफिसर को जैसे आज वो बहुत पसंद कर रहे होते हैं, अगले 6 महीने बाद हो सकता है कि उसको उतना ही नापसंद कर रहे होते हैं। तो ये समस्या उनके साथ रहती है। बीजेपी से पिछला अलगाव जो रहा, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी सीटें 45 थी, 43 थी पहले, फिर बाद में बढ़ के 45 हुई। उस सीट के आधार पर भी बीजेपी के पास विधायक ज़्यादा थे, लगभग दुगनी जैसी स्थिति थी, फिर भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस बात का ऐलान किया, बावजूद इसके और शासन जैसे चलाना चाह रहे थे वैसे चला रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने अलगाव कर लिया। और इसमें एक चीज़ जो कही जाती थी उस समय जेडीयू नेताओं की तरफ से, जो अभी आरजेडी की तरफ के बारे में कहा जा रहा है कि व्यवहार ठीक नहीं था। मुझे याद है कि राज्यसभा में जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन हो रहा था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जेडीयू के नेता ललन सिंह को कहीं पीछे खड़े थे आगे बुला के अपने साथ खड़ा कराया था। तो देश के प्रधानमंत्री आपको इस तरह से इज्जत दे रहे हो, उसके बावजूद आप ये कहें कि व्यवहार ठीक नहीं था, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे वजह कुछ और रहती है। ये सिर्फ कहने की बात होती है और वो वजह, वो मूड स्विंग कभी भी नीतीश कुमार के लिए ओपन रहेगा। तो उसमें बीजेपी बहुत कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी ने जो फैसला भी लिया आप देखें तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जैसे बिल्कुल नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। उसके पीछे 2 वजह है। पहली बात तो कि आपने देखा ही होगा कि पिछले 10-11 महीनों में सम्राट चौधरी किस प्रकार से बहुत मुखर रहे नीतीश कुमार को लेकर, यहाँ तक बताया कि पगड़ी मैं उसी दिन उतारूंगा जिस दिन नीतीश कुमार कुर्सी से उतार दूंगा। दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जैसे नॉन यादव ओबीसी में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है 7% का, वो कुर्मी कोयरी है, जिसे कुछ कम्युनिटी के तौर पर भी जाना जाता है। तो उस कोयरी कम्युनिटी के व्यक्ति को और बीजेपी डिप्टी सीएम बना रही है। तो इसका सीधा मतलब है ना कि आपका जो वोट बैंक है जिसको आपने अपना आधार बना रखा है, उस वोट बैंक में भी हमने एक बड़ा नेता दिया है और अपना प्रदेश का सबसे बड़ा नेता उसे दिया है। तो वहाँ पर सीधे सीधे आपके वोट में सेंधमारी होगी। तो ये काम बीजेपी ने किया और बीजेपी यही कर सकती है कि अपने पक्ष में माहौल बनाते रहे। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अगले विधानसभा तक भी साथ रहे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, नीतीश कुमार खुद नहीं दे सकते। बीजेपी की कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि उस वोट बैंक में जो कि नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करते रहा जाए। और देखिए कॉम्बिनेशन सरकार का कैसा है वो तो अब आपके सामने आ ही चुका है। नीतीश कुमार जरूर मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, लेकिन उनके साथ जो 2 डिप्टी सीएम होंगे उसमें सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा है। दोनों ही ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो नीतीश कुमार को लेकर मुखर रहते हैं। खासकर सम्राट चौधरी के जो बीते दिनों के बयान हैं, उनके सर पर पगड़ी बांधने की जो वजह है वो तो इस तरफ इशारा करती है कि वो नीतीश के आसपास घूमती हुई राजनीति है, नीतीश के खिलाफ बयानबाजी की राजनीति है और उन दोनों को ही डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी चुन रही है। उन दोनों को ही नीतीश
कुमार के साथ में बैठा रही है। अब ये जो फॉर्मूला होगा देवेंद्र, ये कैसे काम करेगा? वो दोनों नेता जो जनता के बीच में जाते हैं और नीतीश कुमार को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर रहते हैं, उन्हें ही नीतीश कुमार के साथ बैठकर सरकार चाहनी है एनडीए की। सिर्फ वही नहीं, इसमें दिलचस्प ये भी था कि जब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों अलग अलग दल में थे तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच भी विधानसभा में बहुत तीखी झड़प हुई थी और बहुत ज़्यादा उसकी चर्चाएं हुई थी। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बीच के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं। विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच भी बहुत तीखी झड़प हाउस में हो चुकी है जब वो स्पीकर हुआ करते थे विजय सिन्हा। तो ये इन सारी परिस्थितियों में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का गठजोड़ है तो अपने आप में कितना दिलचस्प गठजोड़ है। लेकिन यही पॉलिटिक्स में इन लोगों को वैवाहिकता के हिसाब से पार्टियां ज़्यादा ध्यान रखती हैं और अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज़्यादा काम करती हैं। और बीजेपी ने इस मैसेज के द्वारा, इस निर्णय के द्वारा ये बता दिया है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। नीतीश कुमार अपने हिसाब से बीजेपी को भी डिक्टेट करें, ये संभव नहीं रहेगा। जैसे अगर नीतीश कुमार या जेडीयू की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम के लिए उनका पहला चॉइस होता सुशील मोदी का, और उसकी कई सारी वजह हैं क्योंकि दोनों ने साथ काम किया है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, सुशील मोदी शासन अच्छा चलाते हैं, तो इन सब के पीछे उनका फर्स्ट चॉइस होता। लेकिन बीजेपी के अधिकांश नेता इस बात से सहमत नहीं होते, प्रदेश के नेता भी अधिकांश नेता इस बात से सहमत नहीं होते। उनको ऐसा लगता कि, और वो आरोप भी लगता था जब डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे कि ये तो जेडीयू के बिहाफ पे काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उस फैसले को बीजेपी ने नहीं लिया, उसका सीधा मतलब ये था कि नीतीश कुमार के हिसाब से बीजेपी अपना इक्वेशन सेट नहीं कर रही है, बल्कि अपने हिसाब से कर रही है। और ये बीजेपी का एक व्यवहारिक कदम आप कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं था। अगर बीजेपी ये कहती कि हम जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे तो पहला घाटा होता आपको लोकसभा चुनाव में, दूसरा घाटा होता, जो ज़्यादा बड़ा घाटा होता, कि नीतीश कुमार का जो वोटर है उसके अंदर ये मैसेज जाता कि बीजेपी पसंद नहीं कर रही है नीतीश कुमार को इस हद तक कि जेडीयू कह रही है फिर बीजेपी साथ नहीं आ रही है। तीसरा बड़ा घाटा ये था कि आरजेडी शासन में आती तो बीजेपी जिस जंगल राज का उपमा देकर माहौल बनाती है आरजेडी के खिलाफ, उसकी हवा निकल जाती कि भैया शासन तो आप चाहते तो सकते थे, आपने ये बनने दिया। तो इतनी सारी मजबूरियों के बीच बीजेपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इस बात के कि अपने इक्वेशन के आधार पर इस सरकार में शामिल हो। बीजेपी ने वही किया।